ये सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस की लड़कियों का पुलिस वाला है। और ये नेक्स्ट वीडियो में देखिए आपको राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ प्रदान की गई थी आधार पर यह निर्धारित किया गया है कि किस किस प्रकार से इसका निर्वाचन होता है। देखिए, हालांकि आपको बताया था कि राष्ट्रपति देश का प्रमुख नागरिक और तीनों सेनाओं का कमांडर, लेकिन जहाँ पर निर्वाचन प्रणाली की बात थी तो मैंने निर्वाचन प्रणाली को दो भागों में विभाजित किया कि वास्तव में एक तो होती है प्रत्यक्ष और एक होती है प्रत्यक्ष। राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह होती है कि एकल संक्रमणीय प्रणाली क्यों अपनाई जाए। एकल संक्रमणीय जो प्रणाली है उसमें एक निश्चित कोटा होता है और निश्चित कोटा प्राप्त करने के बाद ही उसे निर्वाचित घोषित किया जाए। सामान्यतः अब अपन को ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, उसकी योग्यताएं संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति की योग्यताएं, निर्वाचन प्रणाली एवं कार्य भी सौंपे गए। विशेष तौर से सामान्य अपन ये मानते हैं कि राष्ट्रपति के लिए जो योग्यताएं निर्धारित हैं वे भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए, इसके अलावा वह संसद के सदस्यों के समकक्षी योग्यताएं रखना होना चाहिए। अब देखिए, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली में भाग कौन कौन लेता है। तो अपन ये मानते हैं कि राज्यों की विधानसभा के सदस्य, प्लस संसद के दोनों सदनों के सदस्य, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। लेकिन विशेष बात यह है कि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते, क्योंकि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही निर्धारित है। जैसा कि आपको पता है कि संसद में लोकसभा के 545 और राज्यसभा के 250 सदस्य हैं। इनके अलावा अपन ये मानते हैं इन सदस्यों में से लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन सदस्य जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है और राज्यसभा के 12 सदस्य जिन्हें कला, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान के क्षेत्र में विशेष स्थिति प्राप्त होती है और उन्हें मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति का होता है। ये सदस्य इनके निर्वाचन में भाग नहीं लेते। अब देखिए, अब हमें इतनी बड़ी जनसंख्या वाले क्षेत्र में राष्ट्रपति के मतों का निर्धारण एक साथ करना तो अपन वयस्क मताधिकार से तो कर नहीं सकते। अब क्या जाता है कि सबसे पहले एक निश्चित कोटा निर्धारित किया जाता है कि आपको कितने मतों की आवश्यकता है और इसके लिए कुछ फार्मूला भी दे रहा है। पहले देख लीजिए कि विधानसभा सदस्यों को प्राप्त मतों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए कि विधानसभा सदस्यों को प्राप्त मतों की संख्या, अब इसका निर्धारण कैसे किया जाता है। यह निकाली जाती है राज्यों की जनसंख्या या राज्य की, जिस विधानसभा क्षेत्र की है, राज्य की जनसंख्या, संघीय क्षेत्रों की संख्या, संघीय क्षेत्रों की जनसंख्या, जितनी भी हो, एक राज्य की जितनी जनसंख्या है या किसी संघीय क्षेत्र की जनसंख्या है, इसमें भाग देना है आपको राज्य विधानमंडल या राज्य विधानसभा या संघीय विधानसभा सदस्यों की संख्या का।
और देने के बाद में जो संख्या आपको प्राप्त होती है उसमें आपको 1000 का भाग देते हैं। इससे आपको निकल जाएगा कि एक विधानसभा सदस्य को कितने मत देने का अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा अब निकालते हैं अपन संसद सदस्यों को प्राप्त मतों की संख्या। संसद सदस्यों को प्राप्त मतों की संख्या। इसका निकाला जाता है कि संपूर्ण राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या संघीय क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या बटे संसद सदस्यों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। इस संसद में दोनों ही यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही, इसमें आपको किसी भी चीज़ का भाग नहीं। संसद सदस्यों को प्राप्त मतों की संख्या प्राप्त हो जाती है और विधानसभा सदस्यों को प्राप्त मतों की संख्या हो जाती है। इसके बाद में एक निश्चित कोटा निकाला जाता है और यह निश्चित कोटा निकाला जाता है इस आधार पर कि कोई भी व्यक्ति निश्चित अनुपात से अधिक जब तक मत प्राप्त नहीं करता उसे निर्वाचित घोषित नहीं किया जा सकता। और यह निश्चित कोटा इसमें डाले गए मतों की संख्या, डाले गए समस्त मतों की संख्या बटे निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या। भाग लग जाता है, इसके बाद में +1 जिससे कि एक मत अधिक प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया के बाद सामान्यतः अपन कुछ चीज़ों की और जानकारी है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली थोड़ी पेचीदी अवश्य है, लेकिन इतने बड़े भूभाग पर एक निश्चित रूप से निश्चित अनुपात प्राप्त करने के आधार पर ही राष्ट्रपति को अपन निर्वाचित करते हैं। समस्त प्रक्रिया होने के बाद अपन देखते हैं कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी कैसे किया जाता है। हालांकि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी सामान्य रूप से इसी प्रकार से किया जाता है, लेकिन केवल उसमें यह है कि उसमें केवल लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों के सदस्य मनोनीत हो या निर्वाचित हो, दोनों ही सदस्य भाग लेते हैं। राज्यों की विधानमंडलों के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। बिल्कुल ये प्रक्रिया। इस आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के पास में अन्य कितनी शक्तियां हैं। तो मैंने आपको पिछले एपिसोड में ये दिखाया था या पिछले आपकी क्लिप में ये बताया था कि राष्ट्रपति के पास में 2 प्रकार की शक्तियां होती हैं। एक सामान्यकालीन शक्तियां विशेष तौर से, और दूसरी होती हैं आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्ति, सामान्यकालीन शक्तियों के तहत अपन ये माना जाता है कि 3 प्रकार की थी। एक तो है इसकी विधायी संबंधी, दूसरी होती है प्रशासनिक संबंधी, और तीसरी होती है यानी कि न्यायिक संबंधी। इसी प्रकार से तीनों भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। प्रशासनिक के तहत उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति करना, चाहे उसमें प्रधानमंत्री हो, मंत्रिमंडल के सदस्य हो, विदेशी राजदूत हो, उच्चायुक्त हो, राज्यों के राज्यपाल हो। विधायी शक्ति के तहत 3 प्रकार के मैंने आपको विधेयक बताए, साधारण विधेयक हो, वित्त विधेयक हो या संविधान संशोधन के प्रस्ताव हो। न्यायिक शक्तियों के तहत यह न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार रखता है, लेकिन साथ साथ ही अपराधियों को यह क्षमा प्रदान करने का अधिकार भी रखता है। आपातकालीन शक्तियों में मैंने आपको केवल 3 अनुच्छेद बताए। अनुच्छेद 352
बाहरी आक्रमण और आंतरिक विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 किसी राज्य की संवैधानिक व्यवस्था विफल होने पर लगाया जाता है और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के कारण लगाया जाता है। ये आपका राष्ट्रपति का संपूर्ण चैप्टर माना जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले बताएगा।